बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा है कि यह वही प्रशांत किशोर हैं जो 243 सीट लड़कर खाता भी नहीं खोल पाए। क्या कहेंगे आप? ये बात सही है। खाता प्रशांत किशोर जी का नहीं खुला है और वही प्रशांत किशोर जी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी आज देश भर में है, कभी उसको 2 सीट सिर्फ मिला था। तो लोकतंत्र में कब कौन स्थिति में किस स्थिति में होगा कौन जानता है। ये जीवेश मिश्रा जी कभी मंत्री हुआ करते थे, आज सिर्फ एमएलए हैं। तो समय सब कुछ है। आज भाजपा ने अपने उम्मीदवार का नामांकन कराया। जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें पकड़ करके ले जा रहे थे, उससे उस समय का माहौल याद आ गया जब कुछ साल पहले तक लोग गांव में पकड़ुआ शादी करते थे तो लड़का को उसको घिचार करके ले जाते थे। आज वही स्थिति याद आ गई कि लड़का जैसे लग रहा कि वो पकड़ुआ उम्मीदवार है। क्या कहेंगे आप? देखिए श्याम जी, ये सब आप लोगों का करामात है, प्रेस का करामात है। अब उस कैंडिडेट के द्वारा आप लोग कौन सा चीज उगलवा लेंगे, इसलिए वो कस्टडी में गया है नॉमिनेशन करने। क्योंकि एक व्यक्ति बाहर पहले ही कर दिया गया, तो अब कहीं आप कुछ वैसा चीज पूछ लेंगे और उस लड़के से बुला जाएगा, उस कैंडिडेट से अकवर्ड पोजीशन में न हो, इसलिए पार्टी अध्यक्ष ने अपना ये दायित्व समझा और ये उचित ही है। अनुचित क्या है? देखिए इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री चूंकि ये पत्रकारों का जवाब नहीं दे सकते हैं सवालों का, तो इसलिए मौन रहते हैं, पत्रकारों से दूर रहते हैं। अब कभी कभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, सवाल के जवाब देने के चक्कर में फेरे में भी पड़ जाते हैं, उठपटांग बोल जाते हैं जी। तो इस बात का ये लोग ख्याल रख रहा है। हाँ, बिहार में सुशासन की सरकार है, उसके बाद भी रेलवे का हाई वोल्टेज तार जो है वो कट जा रहा है। यह काम लालू प्रसाद की सरकार में होता था, लेकिन आज हो रहा। क्या कहेंगे सर? भैया बिहार में नहीं, देश में शासन है, सुशासन है और चौकीदार ही प्रधानमंत्री हैं। फिर भी हम लोग नहीं, चौकीदार भी हैं, फिर भी हम लोगों के सबसे जो आराध्य हैं उनका खजाना लूट गया। तो ये तो हालात है। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। उठाना ही चाहिए, चूंकि विपक्ष में है, लॉ एंड ऑर्डर खराब अगर है तो उठाना ही चाहिए। तेजस्वी तो विपक्ष के यहाँ नेता हैं, उनका तो दायित्व बनता है आम लोगों को भी उठाना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो सवाल करने का जो जनतंत्र में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है और सरकार का काम है उसको सुधारना, उसको बढ़िया ढंग से चलाना। ये सरकार का ही दायित्व है, ये विपक्ष का दायित्व नहीं है। बिहार में जैसे जो है आप लोग उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर सीट का, तो उसमें आप लोग प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या आरजेडी का आप लोग सपोर्टर है या आरजेडी से आपका क्या अनबन चल रहा है, कैसा? नहीं, आप ही सब सवाल कीजिए और उसका जवाब मत दीजिए। हम लोग के जिम्मे को छोड़ दीजिए। देखिए इस बाई इलेक्शन में कहीं कोई कैंडिडेट वगैरह का मामला नहीं है। यहाँ है कि देश में इतने बड़े लेवल पे चोरी हो रहा है और जो चोरी कर रहा है, क्या जनता उसके साथ जाएगी? जो भगवान का खजाना लूट लिया हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस ये जो राम मंदिर निर्माण समिति के जो चेयरमैन हैं माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी, वे कह रहे हैं कि ये डकैती हुआ है। देश भर तो चोरी कह रहा है, नृपेंद्र मिश्रा जी जो चेयरमैन उसके कह रहे हैं कि डकैती हुआ है। जो प्रधानमंत्री के बहुत दिनों तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और जिन्होंने आदेश दिया कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए, जिसमें मारे गए जब मुलायम सिंह यादव के साथ थे, तो इतने अनुभवी आदमी कह रहे हैं डकैती हो रहा है। तो सवाल ये है, ये उपचुनाव वैसे समय में आया है, जनता ये सोच रही है कि क्या हमको डकैतों के साथ रहना है, चोरों के साथ रहना है, भ्रष्टों के साथ रहना है, या इसी में से कोई अलग थोड़ा बेहतर हो उसके साथ रहना है। ये तय होगा, बीजेपी होगा, आरजेडी होगा, कौन होगा नहीं होगा। और इसी में कांग्रेस जो है अपना रास्ता अख्तियार किया है
कि मैं चुनाव में नहीं रहूंगा और मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी स्वतंत्र करूंगा कि जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप जाइए, उसको आप चुनिए। भाजपा के एक विधायक ने कहा कि मोदी जी भगवान हैं, पत्थर को पूजने से कुछ नहीं मिलने वाला, आप मोदी जी को पूजिए। क्या कहेंगे आप? ये अनुचित क्या कर रहे हैं? हम में, आप में, सब में भगवान विराजमान है, बशर्ते कि उस एंगल से काम करने वाले हों। जैसे अब राम जी को लाए, तो ये कौन लाता है भाई? राम जी श्याम वर्ण के हैं, वहां जो मूर्ति बना है वो काले रंग का बना है। हम, मेरे समझ से तो अभी तक अयोध्या में राम जी अपने जन्म स्थान पे नहीं आए हैं, क्योंकि गुंबद बना नहीं था। गुंबद होता है सर, तो प्राण प्रतिष्ठा बिना सर के होगा कैसे? बिना सर के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगा? तो मैं तो मानता हूं कि अभी तक वहां है ही नहीं। हनुमान जी अगल बगल हैं, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, तो गदा से मारने का काम करेंगे, शुरू कर दिए हैं। भाई राम, एक आईएएस ऑफिसर जो होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, एल लक्ष्मी नारायण जी, तो उन्होंने अपने पैसे का, माए पत्नी वगैरह का गहना भी गला करके स्वर्ण का एक रामचरितमानस का किताब बनवाया और दिया कि यहीं रखा जाएगा। ये किताब रखा गया, कुछ दिन उसके बाद गायब हो गया। तो लगातार 3 महीने के बाद जाते थे उस राम मंदिर में और पूछते थे चंपत राय जी से, तू कहाँ गया जो हम यहाँ रखने के लिए दिया? तो आप जो कहिएगा वही होगा, जो हम चाहेंगे सो होगा। तो हनुमान जी देखिए रखवा दिए। परिस्थिति आ गया, उनकी बात नहीं सुनते रहे, लेकिन हनुमान जी मारे गदा, चंपत राय जी कहाँ है, वो किताब भी रख गए। तो होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। श्रवण कुमार कह रहा है कि तेजस्वी तो डर गए हैं, चलते बाहर चले गए हैं। कौन श्रवण कुमार? बिहार सरकार के मंत्री। हाँ, तो ये सब लोग एक ही तरह के हैं, ये जानते होंगे। उनकी गुपचुप बातें होते रहती है, जरूर होता है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देते हुए कहा कि मौत में मुट्ठी लेकर पैदा होते हैं भारत के जवान। क्या कहेंगे? मौत में मुट्ठी? हाँ, ये भाई, ये उन्हीं की भाषा है, वही समझते होंगे। हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि मौत में मुट्ठी लेके करते हैं कि क्या करते हैं। मुट्ठी में मौत लेकर जवान पैदा होता है, ये भले कहा जा सकता है। हाँ, तो आप तो समझते ही। क्या इस तरह से उनके भाषणों पर क्या कहेंगे आप? देश का प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण दे रहे हैं। पिछले 13 वर्षों से ये देश झेल रहा है, रोज झूठ बोलते हैं। भाई, यहाँ की पब्लिक का दर्ज है कि अभी भी खोज रहा है उनमें की कोई क्वालिटी हो। रोज झूठ बोलते हैं। कोर्ट से भी कहवा दिए कि डिग्री इनका दिखाने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन में देते हैं कि हाँ एमए पास है, लेकिन कोई अगर मांगता हो तो उस यूनिवर्सिटी को देने की जरूरत नहीं है। 47 में पिताजी उनके मर जाते हैं, 50 में ये जन्म लेते हैं। आजादी के लड़ाई में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है जेल में, गर्मी सहते सहते, है ना। आप 50 में ही जन्म लेते हैं, तो उनकी बात निराला है ना। तो ये कहना बड़ी मुश्किल है। अभी इनका दौरा था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में इन्होंने सार्वजनिक तौर से घोषणा किया है मंच से कि भारत जो है वो बीफ के निर्यात में नंबर 2 पर है। क्या कहेंगे? जो बीफ के रोग के नाम पर सत्ता में आए, आज उनके राज में भारत बीफ के निर्यात में दूसरे नंबर पर है। आने के लिए सत्ता में वो सारे उपाय थे। सत्ता में बरकरार रहने के लिए और धन उपार्जन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए, आप लोगों ने सुना होगा मोनेटाइजेशन नोटों का। वो क्या था? जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो 1 रुपए पर देते थे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जमीन। ये तय हुआ कि देश भर में आप प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो देंगे। तो बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, तब तक 13 में कानून बन गया था कि 4 गुना देना पड़ेगा मुआवजा। ये बने, राज्यसभा में इनकी बहुमत नहीं थी, उस कानून को ये बदल नहीं सकते थे। तो सब जब व्यापारी मित्र इनके पकड़े, रिजर्व बैंक से पूछा तो 1.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ बचा हुआ था। उपाय बताया गया कि भाई अब जमीन नहीं मिल सकता है तो ये इनको कर्जा दीजिए। कर्जा देने के लिए पैसा नहीं था, तो मोनेटाइजेशन हो गया। 46 लाख करोड़ रुपया बैंक में आकर के जमा हो गया।
तो अपने मित्रों को देने के लिए हो गया, अनाधून इन्होंने दिया और एक एक का 50-50 हजार करोड़ रुपया माफ किया। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का माफ हुआ, गरीब का बेचारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए कोई लिया हो, अगर खेती बर्बाद हो गया हो और नहीं जमा कर पाया हो तो उसको खेत बेच करके देना पड़ रहा है। लेकिन ये अनिल अंबानी जैसे व्यक्ति बड़े बड़े जो HAL से छीन करके उनको राफेल का दिया गया था, ऑफसेट पार्टनर बनाया गया डसाल का, ऐसे लोगों को कर्जा दिया गया और माफ किया गया। लाखों करोड़ रुपए ऐसे लोगों को कर्जा दिया गया और उनके कर्जे को धीरे धीरे माफ किया। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा माफ किए गए और 12 साल में इनके जो मित्र लोग हैं जो लूट करके बैंकों को भागे हैं, विदेशों से जॉब कर रहे हैं, यहाँ नहीं न पकड़ा के को दिन आ रहे हैं। जी, न्यायमूर्ति शुभेंदु सिंह ने कहा है कि महिला के स्तन को दबाना और उसके सलवार उतारने की कोशिश करना यह दुष्कर्म के प्रयास नहीं बल्कि शील भंग माना जाएगा। तो दुष्कर्म का प्रयास और शील भंग में क्या अंतर है? भैया हमारे समझ से बाहर है, वही जज साहब समझे क्या समझते हैं, हम ऐसे शब्दों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं।